हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः आज की नई वीडियो में, जो कि चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेशन मैराथन क्लास है, जिसमें आपको क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा मिलेगी, तो हम फास्ट चलेंगे। और ये पहली क्लास है। हम कोशिश करेंगे कि कई सारी मैराथन क्लास आपको प्रोवाइड करा सकें। इसके अलावा भी आप भारत के किसी भी राज्य का स्पेशल एजुकेशन का एग्ज़ाम दे रहे हों, तो आपके लिए ये वीडियो उपयोगी हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस मैराथन क्लास को। और भी जो वीडियोज बन चुकी हैं आप उन्हें भी देख सकते हैं। बहुत सारी थ्योरी क्लासेस हैं, आप उनमें देखेंगे तो बहुत सी डिटेल्स आपको मिलेंगी। फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं थोड़ा फास्ट। आज का हमारा पहला सवाल जो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1 कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के अंतर्गत न्यासी बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल क्या है। ऐसे क्वेश्चंस DSSB में बहुत ज़्यादा आए थे और हमेशा आते हैं, तो वहाँ भी आने के चांसेस हैं। फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 2 साल, ऑप्शन बी 3 साल, ऑप्शन सी 4 साल, ऑप्शन डी 5 साल। क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 3 साल। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने है, कहता है कि RPWD अधिनियम 2016 का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना और डॉट डॉट सुनिश्चित करना है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कल्याण, ऑप्शन बी सशक्तिकरण, ऑप्शन सी भेदभाव, ऑप्शन डी बहिष्करण। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। रक्षा करने के साथ साथ एम्पावरमेंट भी करने की बातें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने है, कहता है UNCRPD के अनुच्छेद 24 के अनुसार, 24 जो आर्टिकल्स है उसके अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में दिव्यांग व्यक्तियों का क्या अधिकार है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी विशेष शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण का अधिकार, ऑप्शन डी केवल निर्दिष्ट संस्थानों में शिक्षा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने है, एनल्जीसिया का अर्थ है, यानी कि इसमें से क्या अर्थ है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए रोगी के शरीर में अति संवेदनशील का होना, यानी कि हाइपर एक्टिविटी होता है। ऑप्शन बी रोगी के शरीर में दुख या दर्द के प्रति कोई संवेदनशीलता का ना होना। ऑप्शन सी हाथों का शून्य हो जाना, या फिर ऑप्शन डी अंग का कटना, या जिसे हम लिम्ब एम्पुटेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही जवाब है, ऑप्शन बी रोगी के शरीर में दुख या दर्द के प्रति जब कोई संवेदनशीलता नहीं होती है तो उसको हम कहते हैं एनल्जीसिया। क्वेश्चन नंबर 5, कहता है कि उस उपकरण का नाम बताइए जो दस्तावेज लेने और ब्रेल में टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर से जुड़ी हुई होती है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए ब्रेल प्रिंटर, ऑप्शन बी नोट टेकर्स, ऑप्शन सी स्मार्ट डिस्प्ले, ऑप्शन डी स्क्रीन रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन ए। बहुत जल्द एक थ्योरी वीडियो आपको मिल जाएगी जिसमें आपको जो भी डिसेबिलिटी रिलेटेड टूल्स होते हैं, या यूं कहें कि जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है, उनकी आपको मिल जाएगी। फिलहाल आप बहुत सारी वीडियोज बनी हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं, आपको सारी में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके सामने है, कहता है निम्नलिखित में से बेंचमार्क दिव्यांगता से संबंधित है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए किसी भी व्यक्ति में दिव्यांगता का प्रतिशत 100 होना, यानी कि 100% होना। ऑप्शन बी किसी भी व्यक्ति में दिव्यांगता का प्रतिशत 40 या फिर उससे अधिक होना। ऑप्शन सी किसी भी व्यक्ति में दिव्यांगता का प्रतिशत केवल 50% होना, या फिर ऑप्शन डी बिना दिव्यांग प्रमाण पत्र वाला व्यक्ति या दिव्यांगता प्रमाण पत्र वाला व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन बी
40% की दिव्यांगता हो या फिर उससे अधिक, वही बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत आएगा, अदरवाइज नहीं। बहुत सारे लोग इससे संबंधित जानते भी हैं। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को अगर पूरा पढ़ेंगे तो उसमें और भी बहुत डिटेल से हैं, इसका भी अलग से थ्योरेटिकल वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके सामने है कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 2006, जिसे हम यूएनसीआरपीडी कहते हैं, उसका अनुच्छेद 10 को विशेष रूप से इस प्रकार नामित किया गया है। यानी कि आप जानते हैं कि यूएनसीआरपीडी में 50 अध्याय हैं। उन 50 अध्यायों के अलग अलग नाम हैं। उनमें से 10वें अनुच्छेद का नाम क्या है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी जीवन का अधिकार, ऑप्शन डी निजता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ। जब आप उसको डिटेल से पढ़ेंगे तब आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 8 कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कब बना? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 7 अप्रैल 1948, ऑप्शन बी 10 दिसंबर 1948, ऑप्शन सी 19 मार्च 1948, या फिर ऑप्शन डी 26 जनवरी 1948। क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए 7 अप्रैल 1948, यानी कि 7 अप्रैल 1948। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि जब किसी व्यक्ति को 5 इंद्रियों में से आंख एवं कान में एक साथ समस्या हो जाए तब उसे क्या कहा जाता है? बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत टेक्निकल टर्म में उसको जानते हैं हम। ऑप्शन ए डुअल सेंसरी इंपेयरमेंट, द्विइंद्रिय क्षति, ऑप्शन बी सेंसरी इंपेयरमेंट, इंद्रिय क्षति, ऑप्शन सी हियरिंग इंपेयरमेंट, श्रवण बाधिता, या फिर ऑप्शन डी डेफ ब्लाइंडनेस, बधिरांधता। अब आप इसमें सोच रहे होंगे कि अगर सवाल ऐसा हो जाता कि 5 इंद्रियों में से कान एवं आँख में एक साथ समस्या हो जाए तो उसमें से इन चारों ऑप्शंस में से क्या नहीं कहा जाएगा? दोनों में हो जाए तो हम केवल हियरिंग इम्पेयरमेंट नहीं कहते हैं, लेकिन डुअल सेंसरी इम्पेयरमेंट, सेंसरी इम्पेयरमेंट और डेफ ब्लाइंडनेस, इन तीनों में घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब एक साथ समस्या हो जाती है तो हम एग्जैक्टली उसको डेफ ब्लाइंडनेस बोलते हैं। लेकिन अगर डेफ ब्लाइंडनेस ऑप्शंस में नहीं है तो उसको डुअल सेंसरी इंपेयरमेंट बोलेंगे, यानी क्योंकि 2 इंद्रियों में क्षति एक साथ है, इंपेयरमेंट। लेकिन अगर ये दोनों भी नहीं है, डेफ ब्लाइंडनेस भी नहीं है, डुअल सेंसरी भी नहीं है, तो ये माना जाएगा कि वो सेंसरी इंपेयरमेंट के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्योंकि यहां पर सारा है और एग्जैक्टली जो टेक्निकल टर्म है इसका डेफ ब्लाइंडनेस, इसलिए ऑप्शन डी ही हमारा सही जवाब होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्योंकि कब कैसा सवाल पूछ ले कोई भरोसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां सवाल जो आपके सामने है कि भारतीय पागलपन अधिनियम, जिसे हम इंडियन लुनाशी एक्ट कहते हैं, 1912 में ये बना था। इसके तहत प्रत्येक चिकित्सा प्रमाण पत्र जैसा भी मामला हो एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा बनाया और हस्ताक्षरित किया जाएगा और निर्धारित प्रपत्र में होगा। क्या होगा देखते हैं। ऑप्शन ए चिकित्सक, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन डी डॉक्टर, ऑप्शन डी रिश्तेदार। क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि चिकित्सक। ये अधिनियम वगैरह को डिटेल से पढ़ेंगे तभी, इनमें एक एक को अगर एक्सप्लेन भी करेंगे तो केवल उसी के अनुसार होगा। कुछ भी कह देंगे सिर्फ एक्ट के अनुसार ही ऑप्शन का जवाब होगा। अपनी थ्योरी यहां पर कुछ भी नहीं चलेगी, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, यूएनसीआरपीडी जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 2006 के अनुच्छेद 3 का सामान्य सिद्धांत नहीं है। यानी कि अनुच्छेद 3 में भी बहुत सारे सिद्धांतों की बात की गई है, उनमें से भी एक यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन ए गैर भेदभाव यानी कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन बी अवसर की समानता, या फिर ऑप्शन सी सेग्रीगेशन या पृथक्करण, या फिर ऑप्शन डी अभिगम्यता या जिसे हम सुगम्यता कहते हैं एक्सेसिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी सेग्रीगेशन की बात नहीं करता है, यानी कि यह सिद्धांत उसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके सामने है कहता है किसके लिए राष्ट्रीय टेस्ट अधिनियम 1999 में नियम बनाए गए हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए ऑटिज्म चिल्ड्रेन यानी कि स्वलीन बच्चे, ऑप्शन बी इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चिल्ड्रेन यानी कि बौद्धिक अक्षम बच्चे, या फिर ऑप्शन सी मल्टीपल डिसेबल्ड चिल्ड्रेन यानी कि बहुदिव्यांग बच्चे, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, उपर्युक्त सभी। प्रश्न 12 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन
डी सही, सभी सही हैं। आप जानते हैं कि 1999 में 4 प्रकार की दिव्यांगताएं शामिल हैं: ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो इनमें से यहाँ पर सेरेब्रल पॉल्सी नहीं है। अगर वो होता तो पांचवा ऑप्शन देना पड़ता कि वो चारों सही हैं। ठीक है, फिलहाल सवाल किसी भी तरीके से पूछ सकता है। सवाल ये भी पूछ सकता है कि उनमें से कोई डिसेबिलिटी का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि ये किस अधिनियम में शामिल है, तो वैसे भी आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 13, 13वां प्रश्न जो आपके सामने है कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की धारा 39 का 2 के अनुसार जागरूकता अभियान और संवेदीकरण कार्यक्रम किन मूल्यों को बढ़ावा देने वाले हैं? 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए विशिष्टता और भेदभाव, ऑप्शन बी अतिशयोक्ति और पूर्वाग्रह, ऑप्शन सी समावेशन, सहिष्णुता, सहानुभूति और विविधता के प्रति सम्मान, ऑप्शन डी उपेक्षा और उदासीनता। क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, जो एग्जैक्टली है कि समावेशन की बात करें, सहिष्णुता की बात करें, सहानुभूति की बात करें और विविधता के प्रति सम्मान की बात करें। क्वेश्चन नंबर 14, 14वां प्रश्न जो आपके सामने है, कहता है दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 2006, जिसको हम यूएनसीआरपीडी कहते हैं, उसका अनुच्छेद 7 क्या संबोधित करता है? ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी स्वास्थ्य का अधिकार, ऑप्शन सी व्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। तो प्रश्न 14 का जो सही जवाब है ऑप्शन डी, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज की उसमें बात की गई है। क्योंकि उसमें ये भी है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज और वुमेन्स विद डिसेबिलिटीज, वो अलग अलग चैप्टर में हैं। तो जो चैप्टर नंबर 7 है वो बात करता है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज की। क्वेश्चन नंबर 15, 15वां प्रश्न जो आपके सामने है, कहता है दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन या सम्मेलन 2006 के अनुच्छेद 10 को विशेष रूप से इस प्रकार नामित किया गया है। अब इसमें 10 की बात की गई है, शायद ये दोबारा आ गया है, बट ऑप्शन ए स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी जीवन का अधिकार, ऑप्शन डी निजता का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, जीवन का अधिकार यानी कि राइट टू लाइफ की बात करता है अनुच्छेद 10। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके सामने है, कहता है दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन जो यूएनसीआरपीडी 2006 का कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कानून के समक्ष समान मान्यता को संबोधित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद या आर्टिकल 5, ऑप्शन बी अनुच्छेद या आर्टिकल 8, ऑप्शन सी अनुच्छेद या आर्टिकल 12, ऑप्शन डी अनुच्छेद या आर्टिकल 15। क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, ये अनुच्छेद 12 में बात की गई है कि कानून के समक्ष समान मान्यता से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 17 जो आपके सामने है कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यूएनसीआरपीडी 2006 का कौन सा पहलू विशेष रूप से अनुच्छेद 12 में संबोधित किया गया है, दिव्यांग व्यक्तियों के समान अधिकार पर जोर देता है? अब ये उसके नाम से संबंधित हो गया, अभी तक केवल अनुच्छेद की बात की गई है। ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति या स्वामित्व या विरासत का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, या फिर ऑप्शन डी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, संपत्ति का स्वामित्व या विरासत का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके सामने है, कहता है कि CWSN जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है उनको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? फाइनेंशियल, सीखने में कठिनाई, सामाजिक समस्याएं, सभी को। तो डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ देम। कोई भी हो, आजकल सोशल सिक्योरिटी के रूप में भी पेंशन भी मिलती है। भारतीय पागलपन अधिनियम, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19,
भारतीय पागलपन अधिनियम, जिसे हम इंडियन लूनाशी एक्ट कहते हैं, 1912 में शरण शब्द का क्या अर्थ है? शरण शब्द, हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सामाजिक समारोहों के लिए एक स्थान, ऑप्शन बी पागलों के लिए एक मानसिक अस्पताल, ऑप्शन सी एक सरकारी कार्यालय, या फिर ऑप्शन डी एक मनोरंजक सुविधा। क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी। ये एक तरीके का अस्पताल टाइप है, हॉस्पिटल टाइप है, जो मानसिक रोगों के लिए होता है, और उस समय इसी से संबंधित था इसका अर्थ। जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो भी यही मिलेगा आपको। प्रश्न 20, क्वेश्चन नंबर 20 जो आपके सामने है कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम कब पारित किया गया? जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है, कब पास हुआ है? चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 2019, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी 2017, ऑप्शन डी 1994 यानी कि 2019, 1987, 2017 एंड 1994। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी 2017 यानी कि 2017 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 जो आपके सामने है, कहता है कि विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के दैनिक जीवन में सहायक प्रौद्योगिकियां क्या भूमिका निभाती हैं? सबसे ज़्यादा उचित जो इसमें है, पहला, वे बाहरी सहायता की आवश्यकता को पूरी तरह से बदल देते हैं। ऑप्शन बी, वे रोजमर्रा की गतिविधियों में बाधा डालते हैं, जो कि ऐसा संभव नहीं है, ना ही ऐसा यह संभव है। ऑप्शन सी, वे व्यक्तियों को दैनिक गतिविधियां करने और अधिक प्रभावी ढंग से सीखने में अक्षम बनाते हैं। ये थोड़ा ठीक लग रहा है। ऑप्शन डी, वे व्यक्तियों को प्रौद्योगिकी में शामिल होने को हतोत्साहित करते हैं, ऐसा डिस्करेज बिल्कुल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, 22वां प्रश्न जो आपके सामने है, कहता है कि एक शिक्षक किस प्रकार CWSN के लिए सहायक प्रौद्योगिकी जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग कर सकता है? चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, विशेष रूप से व्यक्तिगत उपयोग के लिए, केवल व्यक्तिगत उपयोग है नहीं। ऑप्शन बी, केवल शिक्षक प्रशिक्षण सत्र के दौरान। ऑप्शन सी, विषयों या सामग्रियों को संप्रेषित करना और CWSN को विषय को समझाना, या फिर ऑप्शन डी, पारंपरिक शिक्षण विधियों के प्रतिस्थापन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, जो विषय से संबंधित सामग्री है उनको किस तरीके से साथ में मिलकर उसका उपयोग करना, संप्रेषित करना, और CWSN जो बच्चे हैं उनको ध्यान में रखते हुए किस तरीके से आप एक टॉपिक को, प्रकरण को समझा पाते हैं, ये बेहतर उपयोग हो पाएगा। 23 जो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 23 कि NVDA सॉफ्टवेयर को अधिकतर कौन प्रयोग में लाते हैं? NVDA एक सॉफ्टवेयर है, आप जानते हैं, जिसको कहते हैं नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस। ये चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, हियरिंग इम्पेयरमेंट चिल्ड्रेन, ऑप्शन बी, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चिल्ड्रेन, या फिर ऑप्शन सी, विजुअल इम्पेयरमेंट चिल्ड्रेन, या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, दृष्टिबाधित बच्चे या विजुअल इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन। ये सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग दृष्टिबाधित बच्चे करते हैं। बाकी आप भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे आपका कंप्यूटर बोलने लगेगा। बट जब हम इनकी बात करते हैं स्पेसिफिकली, ये विजुअल इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन के लिए बहुत उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रश्न 24 जो आपके सामने है, कहता है कि UNCRPD के अनुच्छेद 14 के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों का व्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा के संबंध में क्या अधिकार है? ऑप्शन ए, स्वतंत्रता का सीमित अधिकार है, जो कि बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी, मनमानी हिरासत से मुक्त होने का अधिकार। ऑप्शन सी, अनिश्चितकालीन हिरासत का अधिकार, या फिर ऑप्शन डी, उचित प्रक्रिया के बिना हिरासत में रखने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, कि मनमानी हिरासत से मुक्त होने का अधिकार, ये सबसे मेन पॉइंट है, इसलिए ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25वां प्रश्न जो आपके सामने है कि राष्ट्रीय टेस्ट अधिनियम 1999 के अध्याय 1 में प्राथमिक उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण को बढ़ावा देना है। निम्नलिखित में से कौन सा अध्याय 1 में उल्लिखित विशिष्ट प्रावधान नहीं है?
मतलब इन चारों में से एक उसमें नहीं है। ऑप्शन ए नेशनल ट्रस्ट की स्थापना, ये बात की गई है। ऑप्शन बी न्यासी बोर्ड की स्थापना, ये भी बात की गई है। ऑप्शन सी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए संरक्षता और ट्रस्टीशिप, इसकी भी बात की गई है। यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 25वां का सही जवाब होगा डी, अनुपालन ना करने पर जुर्माना। ये अध्याय 1 में प्रावधान नहीं। क्वेश्चन नंबर 26, 26वां प्रश्न जो आपके सामने है कि राष्ट्रीय टेस्ट अधिनियम 1999 का उद्देश्य निम्नलिखित प्रदान करके दिव्यांग व्यक्तियों का कल्याण सुनिश्चित करना। क्या प्रदान करना है हमें? हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ए वित्तीय सहायता, बी संरक्षता सेवाएं या गार्जियनशिप सेवाएं, या फिर ऑप्शन सी कानूनी सहायता जिसे लीगल एड कहते हैं, बट इसको एड की जगह लीगल असिस्टेंस भी कह सकते हैं। ऊपर के सभी यानी कि ऑल ऑफ द एबव। तो प्रश्न 26 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, ऊपर के सभी सही। क्वेश्चन नंबर 27, 27 जो आपके सामने है, कहता है निम्नलिखित में से कौन बौद्धिक अक्षम बच्चों के रूप में वर्गीकृत नहीं है। अब आप जानते हैं कि जब हम इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उनमें से चार ऑप्शन से एक नहीं है। ऑप्शन ए एडुकेबल मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन, ऑप्शन बी इंटेलेक्चुअल मेंटली रिटार्डेड, ऑप्शन सी ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड, या फिर ऑप्शन डी कस्टोडियल मेंटल रिटार्डेड। क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इंटेलेक्चुअल मेंटली रिटार्डेड। ऐसा नहीं है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है 27 के। क्योंकि आप जब देखते होंगे जो एडुकेबल होता है, ट्रेनेबल होता है और कस्टोडियल होता है, ये तीन चीज़ें होती हैं जब हम क्लासीफाई करते हैं। ये इंटेलेक्चुअल मेंटली रिटार्डेड के रूप में वर्गीकृत नहीं है। वर्गीकरण में हमारा वो चीज़ें आती हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, 28वां प्रश्न जो आपके सामने है कि समन्वय विकार को किस प्रकार की दिव्यांगता कहा जाता है। ऑप्शन ए डिस्प्रेक्सिया, बी प्रोजेरिया, सी डिस्थीमिया, डी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 28 का जो हमारा सही जवाब है ए डिस्प्रेक्सिया। आप देखते होंगे जब लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ते होंगे तो उसमें भी आपको ये मिलता है। क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, बहुत डिस्कस नहीं कर सकते हैं ज़्यादा फिलहाल। और भी थ्योरी क्लासेस आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों में आपको मिलेगा, समय भी बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 29 कि IDEA क्या है, यानी कि आइडिया। आप जानते हैं कि 2004 में ये 2004 में आइडिया आया था। इन चार ऑप्शंस में क्या है, ये एक विचार है कि सिम है कि अधिनियम है कि इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा सही जवाब है कि ये एक अधिनियम है, ऑप्शन सी इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट कहते हैं इसको। 30वां प्रश्न जो आपके सामने है, कहता है कि 1990 में सभी के लिए शिक्षा का विश्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्पेन में, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 30, 30वां का जो सही जवाब है ऑप्शन डी थाईलैंड जोमेटिन में। थाईलैंड जोमेटिन बीच है वो एक तरीके का, जहाँ जो लोग इंजॉय करने जाते हैं। तो ये जिस समय हुआ था उस समय गर्मी का मौसम था, तो ऐसी जगह रखा गया था सम्मेलन जहाँ पर आराम से लोग बढ़िया इंजॉय भी कर सकें और अच्छा सम्मेलन हो करके कुछ ना कुछ आउटकम्स बेहतर निकल सके। नहीं तो गर्मी में ऐसी जगह रख देंगे जहाँ और गर्मी पड़ती है तो लोग वहाँ रुकेंगे ही नहीं। फिलहाल सम्मेलन बेहतर रहा इसको, और अगर आप डिटेल से पढ़ेंगे तो शायद आपको बहुत सारी और जानकारियाँ आपको मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 31, प्रश्न 31
कि एकीकृत शिक्षा योजना भारत में कब शुरू की गई। एकीकृत शिक्षा योजना जानते होंगे, जिसे हम जब देखते हैं कि समावेशी शिक्षा बाद में शुरू होती है, उससे पहले वो शुरू हो जाती है। तो इंटीग्रेटेड योजना एक शुरू की गई थी जहाँ पर बच्चों को जोड़ा जा सके। फिलहाल यहाँ पर ये है कि कब शुरू की गई थी ये, तो उस योजना का शायद आप जानते भी होंगे कि नाम होगा, तो IEDC नाम था उसका, वो शुरू की गई थी, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रन। और ये 1974 में शुरू की गई थी। यहाँ 4 ऑप्शन हैं, अलग अलग हैं, बट 1974 में शुरू की गई थी ये। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी सही होगा। बाकी 1968, 1874 और 2006 ये रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। कहता है कि संचार और भाषा के अलावा कौन सी समस्या बधिरांधता वाले बच्चों के जीवन को प्रभावित करती है। ये तो फिक्स है कि कम्युनिकेशन और लैंग्वेज को प्रभावित करती ही करती है, लेकिन इसके अलावा भी और है क्या? जी हाँ, ऑप्शन ए मूवमेंट एंड मोटर स्किल, ये तो बिल्कुल प्रभावित करती है। ऑप्शन बी कॉग्निशन को भी प्रभावित करती है। सी इमोशन एंड सोशल इंटरेक्शन को भी, यानी कि भाव और सामाजिक अंतःक्रिया को भी। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी सभी सही। क्वेश्चन नंबर 33 33वां प्रश्न कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए काम और रोजगार के संबंध में UNCRPD के अनुच्छेद 27 का क्या महत्व है। यानी कि एक सवाल यह भी बन सकता है कि काम और रोजगार के संबंध में कौन सा अनुच्छेद बात करता है, तो 27 उसका क्या महत्व है देखते हैं। ऑप्शन ए केवल सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार का अधिकार। देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, जहां पर केवल शब्द, ओनली शब्द जुड़ जाता है वो निगेटिविटी में आ जाता है, तो इसलिए वो अपने आप ही गलत हो जाता है। ऑप्शन बी केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण का अधिकार, ऊपर था केवल सार्वजनिक क्षेत्र में रोज का अधिकार। ऑप्शन सी केवल स्वैच्छिक आधार पर काम करने का अधिकार, या फिर ऑप्शन डी दूसरों के साथ समान आधार पर काम और रोजगार का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, कि दूसरों के साथ समान आधार पर काम और रोजगार का अधिकार मिलना चाहिए, उसे भी मौका दीजिए, वो करेगा, ताकि वो ये समझ सके कि मैं भी मुख्य धारा में हूं। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने ये कहता है कि UNCRPD जो 2006 है उसके संबंध में मानवाधिकार उच्चायुक्त की क्या भूमिका है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन की निगरानी। ऑप्शन बी दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना, या फिर ऑप्शन सी तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण प्रदान करना, या फिर ऑप्शन डी कानूनी कार्यवाही के माध्यम से UNCRPD को लागू करना। क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण प्रदान करना। केवल नियम कानून बनने से कुछ नहीं होगा जब तक हम व्यवस्थाएं फैसिलिटीज नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 35 जो आपके सामने है कि प्रमस्तिष्की पक्षाघात को प्रभावित अंगों के आधार पर डॉट डॉट भागों में बांटा गया है। प्रमस्तिष्की पक्षाघात का बहुत डिटेल सी वीडियो है, प्ले लिस्ट में जाएंगे तो डिसेबिलिटी रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलेंगी। लगभग सभी दिव्यांगताओं की वीडियो हैं, जो कुछ रह गई हैं कोशिश करेंगे कि उन्हें जल्दी अपलोड कर दें। अदरवाइज फिर भी आपके लिए MCQs बहुत काम आएंगे, आप ज़रूर उन्हें भी देखें। थ्योरी क्लासेस हैं, बहुत डिटेल से वीडियोज़ हैं। फिलहाल 35 की प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात जो सेरेब्रल पॉलिसी है कि पक्षाघात को प्रभावित अंगों के आधार पर डॉट डॉट भागों में बांटा गया, यानी कितने भागों में बांटा गया, तो 35 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी 5 भागों में बांटा गया है इसको। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि कौन सी हिंदी भारतीय फिल्म बधिरांता या डेफ ब्लाइंडनेस से जुड़ी समस्या पर आधारित है। ये आप जानते होंगे बहुत अच्छे से। एक ब्लैक मूवी है, ऑप्शन बी है ब्लैक मूवी है जो इससे रिलेटेड है। बाकी आप तारे ज़मीं पर भी देख रहे हैं जो कि लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। फिलहाल यहाँ पर जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी कि बधिरांधता
जो से रिलेटेड बनी फिल्म है वो ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 37 जो आपके सामने है, कहता है कि यूएनसीआरपीडी के संदर्भ में सार्वभौमिक डिजाइन शब्द का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए, किसी विशिष्ट दिव्यांगता के लिए डिजाइन करना। ऑप्शन बी, बहुसंख्यक आबादी के लिए डिजाइन करना। या फिर ऑप्शन सी, दिव्यांगताओं पर, एक साथ है, दिव्यांगताओं पर विचार किए बिना डिजाइन करना। या फिर ऑप्शन डी, क्षमताओं या अक्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के लिए पहुंच के लिए डिजाइनिंग। क्वेश्चन नंबर 37 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, क्षमताओं या अक्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के लिए पहुंच के लिए डिजाइन की गई जो भी व्यवस्था है वो उससे संबंधित है। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, एसएलडी में एस का क्या अभिप्राय है? अब एसएलडी का मतलब जानते हैं, आपकी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है। तो अब एस का क्या तात्पर्य है? तो इन चारों में एक एस खोज लेना है हमें, स्पेसिफिक, जो कि ऑप्शन सी में है, ये स्पेसिफिक लिखा हुआ है। बाकी सेंसरी, सेंसेस, स्पीच सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वो हैं, पहला समस्यात्मक बालक, ऑप्शन बी कम गति से सीखने वाले बालक, सी प्रतिभाशाली बालक, डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी। मनोविज्ञान सभी के व्यवहार का अध्ययन करता है, चाहे वो दिव्यांग हो या ना हो। और वर्तमान के दृष्टिकोण में जो मनोविज्ञान अध्ययन करता है वो व्यवहारिक रूप है उसका। ये कई बार सवालों में भी पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 प्रश्न जो आपके सामने है, कहता है आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 आदेश देता है कि कम से कम ... सरकारी नौकरियों बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। जो भी नौकरियां हैं वो कितने प्रतिशत होनी चाहिए? तो आप जानते हैं इसको, 4% इस समय नियम है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। बाकी 2%, 3%, 5% सही नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इसका डिटेल से भी वीडियो बना है, आप उसे भी जरूर देखिए, सारे कंफ्यूजन दूर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में दिव्यांग व्यक्तियों को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है? अब ये बात रोजगार से संबंधित नहीं है कि आप 4% तुरंत लगा दें। ये उच्च शिक्षण संस्थानों की बात कर रहा है, और उच्च शिक्षण संस्थानों में आरपीडब्ल्यू 2016 के अंतर्गत 5% की बात की गई। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, 5%। क्वेश्चन नंबर 42 42 प्रश्न जो आपके सामने है, कहता है सांकेतिक भाषा का अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कब बना? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 21 सितंबर 1984, ऑप्शन बी 22 सितंबर 2011, ऑप्शन सी 28 सितंबर 2015, ऑप्शन डी 29 सितंबर 2015। क्वेश्चन नंबर 42 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, 28 सितंबर 2015। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि 1847 में बधिरों की शिक्षा के लिए, ये नहीं हटा दीजिएगा, 1847 में बधिरों की शिक्षा के लिए सर्वप्रथम संस्था जिसे अमेरिकन स्कूल के नाम से जाना जाता है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए गैलैंड, ऑप्शन बी पॉन्ट्स डी लियोन, ऑप्शन सी जिन मार्किटार्ड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 43 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए गैलैंड। क्वेश्चन नंबर 44 जो आपके सामने है, कहता है कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 क्षेत्र में विकलांगता के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। कि मतलब आप उसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे तो कहाँ कहाँ पर रोक लगाता है? ऑप्शन ए निजी, प्राइवेट, केवल प्राइवेट से थोड़ी काम चलेगा। ऑप्शन बी सार्वजनिक, पब्लिक, ऑप्शन सी कारपोरेट, ऑप्शन डी शैक्षिक। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी पब्लिकली।
ये सार्वजनिक रूप से इस बात के लिए कहता है कि कोई भेदभाव नहीं करेगा भैया। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मेधावी बालक की नहीं है। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, ध्यान को व्यापक रखना। ऑप्शन बी, प्रायः गंभीर प्रश्न पूछना। ऑप्शन सी, पाठ्य पुस्तक को ही सीखने का केंद्र बिंदु मानता है। ऑप्शन डी, उच्च स्तर के भी व्यवहारिक एवं अव्यवहारिक प्रश्न पूछता है। क्वेश्चन नंबर 45 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, क्योंकि सवाल है कि मेधावी बालक नहीं है, मेधावी बालक की विशेषता नहीं है, तो पाठ्य पुस्तक को ही सीखने का केंद्र बिंदु जो मानता हो वो मेधावी बालक हो ही नहीं सकता। वो तो एकदम क्रिएटिव होगा, गंभीर होगा एकदम। ये भी जरूरी है कि क्वेश्चन नंबर 46, एसबी निर्तार जो राष्ट्रीय संस्थान है वो कब बना। स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च। आप जानते हैं कि एसबी निर्तार कटक उड़ीसा में स्थित है। वो कब बना इसकी बात कर रहा है। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1984, बी 1975, सी 1978, डी 1973। क्वेश्चन नंबर 46 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी 1975 1975 में बना था। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 जो आपके सामने है कि CWSN नीति जो जिसे हम नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज कहते हैं 2006, उसके अनुसार माता पिता अभिभावकों की क्या भूमिका है। सीमित भागीदारी, सक्रिय भागीदारी, बहिष्करण या डी कोई विशिष्ट भूमिका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही जवाब है बी, सक्रिय भागीदारी की भूमिका है। अच्छा, सक्रिय भागीदारी से होता क्या है कि जब तक भागीदार नहीं बनेंगे तब तक वो कुछ सलाह नहीं दे पाएंगे। टीचर्स को स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, चाहे वो टीचिंग के लिए हो, उनके भविष्य के लिए हो, बच्चों के राय लेनी पड़ती है। पेरेंट टीचर मीटिंग की शुरुआत इसलिए कई बार की गई है ताकि पेरेंट्स से भी राय मिल सके। ऐसा नहीं कि केवल खुश करने के लिए बुलाया जाता हो कि आपका बेटा हमारे यहाँ फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया। आजकल तो कैसे भी पास कर देते हैं। बट अगर सक्रिय भागीदारी रहती है ना तो केवल सामान्य बच्चों के लिए पेरेंट टीचर मीटिंग में काम नहीं आता। ये CWSN बच्चे जो ज़्यादातर समय पेरेंट्स के पास गुजारता है बच्चा, तो अगर वो सक्रिय भागीदार रहेंगे तो शायद बहुत मदद सोसाइटी के लिए मिल पाती है, बच्चों के लिए मिल पाती है, शिक्षकों को। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि UNCRPD 2006 से संबंधित निम्नलिखित का मिलान करें, यानी कि एक तरफ अनुच्छेद हैं और एक तरफ उनके नेम। ए अनुच्छेद 5 की बात करता है, उसके सामने फर्स्ट ऑप्शन है समानता और गैर भेदभाव। ऑप्शन यहाँ पर बी जो अनुच्छेद 9 की बात करता है, उसके सामने दूसरा कि सुगम्यता एक्सेसिबिलिटी। सी जिसमें अनुच्छेद 14 की बात की गई है, और पॉइंट थर्ड है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा। तो जब मिलान करेंगे हम तो बिल्कुल सही सही लिखा हुआ है। अब इसमें देखना है कि ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा कहाँ है। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का पहला, ए ऑप्शन ही है। क्वेश्चन नंबर 48 का अपना ऑप्शन ए ही सही है, जवाब है। आपको अनुच्छेद याद तो करने पड़ेंगे। अब आप यहाँ पर कहें तो बहुत मुश्किल होगा, बट एक एक करके आपको याद करना पड़ेगा। ये आप पूरा अधिनियम, पूरा जो एक्ट है, अधिनियम है या कानून जितने हैं लीगल, वो सब पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत अंदर से सवाल आ जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि बहुत अंदर से क्यों दे दिया। और ये DSSB में आ चुके हैं, बहुत कड़े कड़े सवाल आते हैं, तो चंडीगढ़ में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि यहाँ पर ये गलत है। बदिरांद अमेरिकी लेखक हेलेन केलर ने 19 महीने की उम्र में किस बीमारी से अपनी दृष्टि और श्रवण दोनों खो दिए, परंतु ये पूर्णतः साबित नहीं हुआ है, ऐसा माना जाता है।
4 ऑप्शन से, ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी रक्त की कमी ब्लड लॉस, ऑप्शन सी मेनिंजाइटिस या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 49 का जो सही जवाब है ऑप्शन सी मेनिंजाइटिस। और इनको रुबेला वगैरह भी था, बुखार वगैरह भी था, ऐसा माना जाता है। बट ये भी माना जाता है कि मेनिंजाइटिस की वजह से ऐसा हो गया, जिसको हम दिमागी बुखार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 जो आपके सामने है, कहता है किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर 8 वर्ष बाद 1974 में कल्याण मंत्रालय ने एकीकृत शिक्षा योजना का शुभारंभ किया। ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। 4 ऑप्शन से, ऑप्शन ए मुदालियर कमीशन या आयोग, ऑप्शन बी हंटर कमीशन या हंटर आयोग, ऑप्शन सी कोठारी कमीशन या कोठारी आयोग, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी कोठारी आयोग। तो ये मैराथन क्लास में 50 क्वेश्चंस लिए गए हैं। हम कोशिश करेंगे कि 50-50 की निकालें, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं और बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए 50 क्वेश्चंस रखे गए हैं। आप वीडियो को लाइक भी किया करिए, ताकि मुझे साथ में मोटिवेशन मिलता रहे कि कम से कम वीडियो आपको थोड़ा बहुत पसंद आ रही है। अदरवाइज़ फिर इतनी मेहनत करने का कोई मतलब भी नहीं निकलेगा और मुझे भी लगेगा कि क्यों करूँ फिर ऐसा, राइट। बाकी तो मैं पढ़ ही लेता हूँ, जब खुद पढ़ना होता है तो पढ़ ही लेता हूँ, बट ऐसा हम सब के लिए काम आ जाएगा। आप कमेंट भी कर दिया करिए, आपको बुरा भला जैसा भी लगता है ये भी आप दूसरों को भेज भी दिया करिए, शेयर भी कर दिया करिए वीडियो, शायद किसी के काम आ जाए। आपके दोस्त साथी बहुत सारे लोग जो ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे मैटर्स के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड आपको सब इस चैनल में मिल सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट मैराथन क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।